हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये घटनासार की मैगज़ीन है और मैंने आपको इसके पहले वाली क्लासेस में वन लाइनर करंट अफेयर कराए थे और मैंने आपसे कहा था कि जो भी अपडेटेड पार्ट है यानी घटना चक्र आई दृष्टि के अलावा जो कुछ मैंने इसमें देखा इस मैगज़ीन में कि नया दिया हुआ है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है एक पीडीएफ में, ताकि जो है आप रिपीटेशन ना हो सके थीम्स का और बार बार रिवीजन आप जो है कर सको और कम समय में सारी चीज़ें पढ़ सको, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें रिपीटेड हैं। कुछ चीज़ें नई दी गई हैं, जो नई दी गई हैं और अक्टूबर मंथ के लेकर के नवंबर मंथ के लेकर के चीज़ों को, तो उसको मैंने एक पीडीएफ में कर दिया है। आज हम इसी क्लास को करेंगे और ये घटनासार की मैगज़ीन की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने घटनाचक्र आई दृष्टि में पढ़ाई दी हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। अभी इन चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था वन लाइनर मध्य प्रदेश तक। क्लास के लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं सारे वन लाइनर करा दूंगा, वरना वन लाइनर को मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेज का और है, ठीक है। हम लोग अपने क्लासेस को शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी में जो कुछ नए करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो स्पेन के राष्ट्रपति की जो है भारत यात्रा हुई। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज की एक जो है यात्रा हुई 28 से 29 अक्टूबर के बीच में, ऑफिशियल यात्रा पे रहे। यहाँ सवाल जहाँ बन सकता है स्टेटमेंट में और जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं करंट अफेयर्स में, मैंने उन चीज़ों को उसमें पढ़ाऊँगा कि दोनों नेताओं ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज, इन दोनों ने वडोदरा में, ठीक है, वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? वडोदरा में किया, जगह याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुंबई उन्होंने दौरा किया और बहुत सारे लोगों से मिला, फिल्म और सांस्कृतिक जगत की हस्तियों से। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं कि स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, पहले तो नाम ही याद कर लो इनका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने वडोदरा में एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। और यहाँ एक सवाल और भी बन सकता है, इसे देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री माना जा रहा है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री कौन सी है? तो यहाँ पे है वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाई गई जो फैक्ट्री है, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, C295 सैन्य परिवहन विमान है, उसकी खरीद जो है भारत ने एयरबस से की है, ठीक है, एयरबस से। अच्छा, इसके अलावा जो है भारत और स्पेन के बीच में कुछ समझौते हुए। तो 28 अक्टूबर को वडोदरा में बुनियादी ढांचे, रेल, परिवहन, पर्यटन, संस्कृति, इन सभी सेक्टर में बहुत सारे समझौते हुए, ठीक है। तो यहाँ आपको एक बात और भी ध्यान देना है कि शहरी और क्षेत्रीय जो रेलवे प्रणाली है, रीजनल रेलवे जो सिस्टम है, उसके साथ लंबी दूरी के यात्रियों के लिए, माल ढुलाई के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए दोनों देशों में बहुत सारे समझौते हुए। स्पेन जो है वो बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये शब्द को जो कुछ बता रहा हूँ उसको याद रखना, यहाँ से स्टेटमेंट में सवाल बन सकते हैं। बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। साथ ही बार्सिलोना में भारत का महावाणिज्य दूतावास अगस्त में चालू हुआ इस बार, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पेड्रो द्वारा 2026 को, याद रखना 2026 को, एक सवाल यहाँ खुद भी बन सकता है, 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के सेक्टर में, ठीक है, कल्चरल टूरिज्म और एआई के सेक्टर में भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। क्या लिया गया है निर्णय? भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि भारत स्पेन वर्ष कब मनाया जाएगा? तो पूर्व 2026 को यहाँ पे बनाने की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, स्पेन जो भारत में 16वां बड़ा निवेशक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी अब व्यापार, जाहिर सी बात है कि जब आएंगे लोग तो व्यापार संबंधी बातें तो होंगी ही, उसके बिना तो सारी चीज़ें अधूरी हैं। अब आता है जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है, तो नाम ही याद रखो, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। इन्होंने 7वें इंटर गवर्नमेंटल जो है वो कंसल्टेंसी यानी अंतर सरकारी परामर्श और जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा की। तो हैदराबाद हाउस में मोदी जी की मुलाकात हुई, 18 समझौते और दस्तावेज पे हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो ये बातें बनी हैं कि जर्मन, मतलब वीज़ा संख्या तो बढ़ा ही दिया। भारत ने एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत सारी सहमतियां की और ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग तो करेंगे ही। तो भारत और जर्मनी ने हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अपने कॉपरेशन को और मजबूत करने के लिए क्या लॉन्च किया? इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप।
क्या लॉन्च किया है? इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि दोनों देश जो होंगे वो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज में निपटने के लिए जो दीर्घकालीन रणनीति पे जो है वो एकजुट होंगे। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ाएंगे और आतंकवाद वगैरह से निपटने के लिए बातें करेंगे। यहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए CO फोरम का भी आयोजन हुआ। तो यहाँ पे MSME को भारत के MSME को जर्मनी मजबूत करने के लिए बहुत सारे समझौते प्रोत्साहन देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली तो पहले पेज पे। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जर्मनी और भारत ने हाई एजुकेशन और रिसर्च में भी जो है वहाँ बातें की हैं, जैसे कि भारत और जर्मन विश्वविद्यालयों के बीच में ज्वाइंट रिसर्च, स्टूडेंट एक्सचेंज, वाटर सिक्योरिटी एंड ग्लोबल चेंज जैसे मास्टर्स कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यहाँ एक सवाल जो पूछा जा सकता है वो सवाल ये है कि IIT चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय, ध्यान देना, ड्रेसडेन विश्वविद्यालय जर्मनी का और IIT चेन्नई के बीच में एक समझौता हुआ जो भारतीय छात्रों को दोहरा डिग्री कार्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति देगा, मतलब कि 2 डिग्री एक साथ। ठीक है, तो 2 डिग्री यानी पूछा सकता है कि भारतीय छात्रों को दोहरा डिग्री का लाभ उठाने के लिए निम्न में से किस विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता हुआ? तो IIT दिल्ली, IIT चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय। ठीक है, अच्छा, कुशल प्रवासियों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के अवसरों के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन हुए। ठीक है, अब आता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में नई सरकारों का गठन हुआ है। ठीक है, तो सवाल ये बन सकता है जो हाल में चुनाव होते हैं वहाँ के सीटें, वहाँ की विधानसभा, वहाँ के राज्यपाल और या भी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, सवाल ये बनते हैं और आपने देखा होगा UPPCS के एग्ज़ाम्स में और UPPSC के एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स में ऐसे सवाल बने हैं। तो ध्यान देना है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार पार्टी जीतने वाली कौन बनी है? BJP बनी है। 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीती हैं भाजपा ने। और जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ पे आपको देखना, वहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 और कांग्रेस ने 6 सीटें और तमाम गठबंधन थी। ठीक है, तो स्थिति देखना है जम्मू कश्मीर विधानसभा की। तो दलीय स्थिति देखें तो कुल सीटें कितनी है? यहाँ भी 90 हैं, तो यहाँ 90 शब्द को ध्यान देना है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जो है UT जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। तो मनोज सिन्हा ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और नंबर 2 में मतलब अपने जो है सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री बने वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख ली। नायाब सैनी जो है हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा की राजनीति में। ठीक, भाजपा ने वहाँ पे जो है 48 सीटें जीती हैं, कुल सीटें यहाँ भी 90 थी। अब आते हैं, इसमें बहुत कुछ दिया नहीं है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो यहाँ बहुत सारे सवाल बनने की संभावना है, बहुत सारे। इस चीज़ को आप देखना, बहुत सारे मैगजीन्स में अच्छे से नहीं दिया है, पर यहाँ जो चीज़ दिया ना, जो मतलब कंटेंट मैंने देखा, जो अपडेटेड पार्ट है वो बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ। ठीक है, तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब का वितरण कब हुआ? 22 अक्टूबर 2024 को हुआ। कहाँ पे हुआ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। किसने दिया? राष्ट्रपति ने दिया, द्रौपदी मुर्मू जी ने विजेता राज्यों को पुरस्कार दिया। तो उड़ीसा को टॉप मिला, आपको पता होगा उड़ीसा को सबसे अधिक जो है अच्छा परफॉर्मेंस था। तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार शीर्ष स्थान पे उड़ीसा रहा है। यूपी, हमारा यूपी जो है वो सेकंड पे रहा। थर्ड पे क्या रहा है? तो थर्ड पे आपको ध्यान देना है दोनों चीज़ों को, एक तो गुजरात रहा है, दूसरा क्या रहा है? पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया ज्वाइंटली। ठीक है, 9 श्रेणियों में मिला है पूरे भारत में, तो ये मिलता है। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की थी। ठीक है, ये बातें। अच्छा, अब आज बात है कि उड़ीसा ने जो है अपने अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र वगैरह तमाम चीज़ें हासिल की, तो बनाए हैं, तो इसके वजह से जो है जल पुरस्कार मिला है। यूपी को देखो आप, यूपी में दूसरे नंबर पे जल जीवन मिशन के तहत उसके प्रयासों की जो है यहाँ पे प्रशंसा भी की गई। और यहाँ एक डेटा याद रखना, यूपी में जब एग्जाम्स दे रहे हो UPPCS का, तो 17,900 से अधिक गाँव में नल जल कलेक्शन दिए हैं और 1.19 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट जल प्रबंधन में प्रगति भी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 4100 MLD की ज्वाइंट कैपेसिटी वाले 133 मल जल शोधन संयंत्र STP का भी निर्माण किया है। ठीक है, STP का भी जो है वो निर्माण हुआ है। ठीक, अब आता है जल प्रबंधन और संरक्षण में असाधारण प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला भी मिले, यानी राज्यों को पुरस्कार तो मिला ही, साथ ही जिला पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो विजेताओं में ध्यान देना है कि आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम, नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा से धलाई, उत्तर प्रदेश से बांदा और जम्मू कश्मीर से गंदेरबल जो है वो पाए हैं पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार यहाँ पे समरी दिया हुआ है, ये देखो आप। उड़ीसा,
टॉप पे, सेकंड पे यूपी, थर्ड पे गुजरात और पुडुचेरी। जिला में देखो साउथ जोन में विशाखापट्टनम मिला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में धलाई को मिला है, त्रिपुरा का। नॉर्थ जोन में यूपी का बांदा जिला, ये बहुत फेमस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जान लो यूपी पीसेस के लिए, बांदा जिला और गंदरबल। पश्चिमी जोन में इंदौर मिला है, पूर्वी जोन में बलकानगिरी उड़ीसा का मिला है। यहाँ एक चीज़ और लोग मिस करेंगे, इसमें हर जगह नहीं दिया, इसमें दिया है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार किसको मिला है, तो पुल्लामपरा जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल को मिला है। मशूल पानी कांकेर जिला है छत्तीसगढ़ में, कांकेर थोड़ा नक्सलाइड एरिया है वहाँ पे मशूल पानी को मिला है। हेम्पापुरम अनंतपुरम आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है, ये 3 याद रखना आप। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय किसको मिला है, तो सूरत टॉप पे है, सूरत गुजरात का, पूरी उड़ीसा का सेकंड पे है और पुणे जो है वो थर्ड पे है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। न्याय की देवी की नई प्रतिमा, सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इनके बदलाव किए। न्याय की देवी मतलब आंखों पर पट्टी बनी रहती थी और तलवार और तराजू पकड़े हुए दिखाया जाता था, जो निष्पक्षता और कानून की सख्ती का जो यहाँ पे प्रतीक था। पर भारत की जो और ये सारी चीज़ें थी ना, वो अभी स्वतंत्रता से पहले की थी। तो ऐसे में औपनिवेशिक चीज़ों को जो है सरकार कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने की बात कर रही है और इस पर खुद जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने इस पर पहल किया और यहाँ पे जो है तलवार के स्थान पे भारत का संविधान उन्हें दे दिया, ठीक है। आंखों पर से पट्टी हटा दिया, जो कि बताए कि निष्पक्षता के बजाय न्याय में पारदर्शिता को दर्शाता है और संविधान की वजह से लोग जो न्याय का स्रोत है वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में नहीं थे, न कि बल या सत्ता में नहीं थे, इसका ये मतलब था, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ें कुछ और नहीं है इसमें, ठीक, जो इम्पोर्टेंट हो। हाँ, ये एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित किया है। वैदिक काल से देसी गायों के महत्व को देखते हुए उन्हें जो है राज्य माता गौ माता घोषित किया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। राज्य सरकार किसानों को इन गायों के लिए चारा भी उपलब्ध कराएगी और जो गौशाला संचालक होंगे उनको प्रति गाय 50 रुपये अनुदान भी देगी, ग्रांट भी देगी, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब गाय के गोबर वगैरह का जैविक खेती वगैरह में, आयुर्वेदिक में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब आता है कि देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है और 96.96 करोड़ रुपया हो गया, करोड़ रुपया बोल रहा हूँ, करोड़ लोग हो गए हैं। ट्राई द्वारा 9 अक्टूबर को इंडिया टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर द्वारा इंटरनेट ग्राहकों की जो संख्या है वो 96.96 करोड़ पहुँच गई है, ठीक है, जिसमें कि वायर के जरिए जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो 4.20 और बाकी जो वायरलेस है 92 करोड़, ठीक, ये चीज़ें। AGR बढ़ा है, ठीक है, जो आपका AGR होता है दूरसंचार सेवा सेक्टर में समायोजित जो है सकल राजस्व, वो चीज़ें बढ़ी हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं इसमें कि ग्रामीण सेक्टर में जो नहीं, ग्रामीण सेक्टर तो आप देखोगे, शहरी सेक्टर देखोगे, यहाँ आपको ध्यान देना है दूरसंचार घनत्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूरसंचार घनत्व देश में जो इतना है कि कुल दूरसंचार जो घनत्व है वो तिमाही के आधार पर बढ़ता है, मतलब तिमाही के हर एक तिमाही में कुछ आंकड़े आते हैं, तो बढ़ा है और 85.95% पहुँच गया है, ठीक है। तो दूरसंचार घनत्व को आपको ध्यान देना बस। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने 6 से 10 अक्टूबर के बीच में भारत की राजकीय यात्रा की है। मालदीव फर्स्ट की नीति का पालन करने के लिए भारत उसकी जो है प्राथमिकताओं को मतलब जारी रखेगा। पड़ोसी प्रथम और सागर दृष्टिकोण को प्रतिपुष्टि भी उन्होंने की और भारत ने मालदीव के जो वित्त पोषण के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए $100 मिलियन का ट्रेजरी बिल भी जारी किया, ठीक है, $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, ध्यान देना आप। भारत और मालदीव ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को पूरा करने पर सहमत हुए हैं। आपको मैप लेना है, थीलाफुशी और गिरावारू द्वीप, दोनों को याद रखना, थीलाफुशी और गिरावारू द्वीप खबर में रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो दोनों द्वीपों को जो मतलब थीलाफुशी और गिरावारू द्वीपों को जोड़ने के लिए एक व्यवहार अध्ययन करने के लिए सहमति भी दी है। दोनों देश जो है थीलाफुशी में एक कॉमर्शियल पोर्ट विकसित करने की बात की है और माधु और गान जैसे जो हवाई अड्डे हैं उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे, ठीक है। मोदी जी ने और मुइज़ू ने वर्चुअली जो है हनीमाधु हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन भी किया, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, रिश्तों की बेहतरी के लिए दोनों देशों ने करेंसी स्वैप डील एग्रीमेंट सहित 5 समझौतों पर ज्ञापन किए हैं, मतलब हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मालदीव की विदेशी मुद्रा भंडार उसमें सुधार आएगा। अच्छा, अब बात आती है कि अब यहाँ पे ध्यान देना, RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने 2024 से 2027 तक
कितना 2024 से 27 तक सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क जो है उसके तहत मुद्रा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। ठीक है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट डील क्या है? एक वित्तीय अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दो पक्ष क्या करेंगे, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए एक दूसरे की मुद्राओं का आदान प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष अपनी मुद्राओं को निश्चित जो एक्सचेंज रेट होता है उसके साथ उसके पर देते हैं और अवधि के अंत में मूल राशि को वापस ले लेते हैं। ठीक है, ये बातें होती हैं। अच्छा, अब आते हैं इसमें एक चीज़ और भी है कि भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव के राष्ट्रीय पुलिस और कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच में प्रशिक्षण समझौता, और भारत का जो केंद्रीय ब्यूरो है और मालदीव का भ्रष्टाचार निरोधक आयोग है उसके बीच में समझौता हुआ है। जुडिशियल एकेडमी और मालदीव का जुडिशियल कमीशन के बीच में भी जो है वो समझौते हुए। ठीक है, एक चीज़ और भी यहाँ पे लोग छोड़ देंगे, भारत ने मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों को जो पेमेंट करेंगे ना जाएंगे तो उसको सरल बनाने के लिए मालदीव में रुपे कार्ड को लॉन्च किया। तो मालदीव में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया, ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, मालदीव में इस सवाल स्टेटमेंट में बन सकता है या वन लाइनर पूछ सकता है। ठीक है, अब आता है पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख जीआई टैग। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं डॉक्टर बी.डी. शर्मा, ब्रिगेडियर हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, उनको जो है पश्मीना ऊन, जिसे सॉफ्ट गोल्ड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट गोल्ड, सॉफ्ट गोल्ड भी लिख कर आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए सॉफ्ट गोल्ड दे देगा। ठीक है, पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया। अब ये पश्मीना बकरियों और जो है उससे बनता है। ये पश्म से लिया गया फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है नरम सोना या नरम ऊन। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और भी है, पश्मीना ऊन जो है वो चांगथांगी बकरी से मिलता है, प्राप्त की जाती है, जिसे पश्मीना बकरी बोलते हैं। कहाँ मिलती है ये? तो भारत, नेपाल, तिब्बत के क्षेत्रों में मिलती है। बस। अच्छा, एक देश एक चुनाव को पे ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा ही था, इसलिए अब ये जो नया चित्र राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया। जो राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी थी इसमें सिर्फ यही चीज़ें नई थी, बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने पहले पढ़ाई है। ठीक है, इसलिए मैंने बस इतना ही इसको रखा है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिसमें हैं अब उसको हम लोग समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए हैं 5 नवंबर को। ध्यान देना, 5 नवंबर को। ये सभी चीज़ें ना नवंबर तक अपडेटेड हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो कुछ मैं अपडेटेड करा रहा हूँ अपडेटेड ही अब पढ़ना, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना, रिपीटेड नहीं पढ़ना है। आप घटना चक्र की दृष्टि को क्लासेस को देख लो और बाकी ये देख लो, एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपका, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और वहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की, कमला हैरिस को पराजित किया। स्विंग स्टेट जो है उनका बहुत महत्व है। स्विंग स्टेट वाले जो राज्य थे वहाँ पे ट्रंप जो है काफ़ी भयंकर तरीके से जीते, मतलब एकदम धूमधाम से। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवादा में। ठीक है, यहाँ पे जो है ये 7 राज्य स्विंग स्टेट हैं जहाँ पे जो है ट्रंप को बहुत ही अच्छे तरीके से वोट मिला और जीत भी गए। ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, दोनों सदन है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में बहुमत मिला है किसको? ट्रंप को। एक बात आपको ध्यान देना है। और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस को चुना है। वेंस की पत्नी भारतीय मूल की हैं, उनका पैतृक घर आंध्र प्रदेश में है। बहुत सारे जो है 6 भारतीय मूल के सांसद भी चुने गए हैं, जिसमें आपको याद रखना नहीं है, बस पढ़ लेना है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है अगर पूछेगा तो। ठीक है, तो रूस के कजान में, याद रखना कहाँ पे? रूस के कजान में। ठीक है, 22 से 24 अक्टूबर के बीच में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है। अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया, शी जिनपिंग वगैरह और सब तमाम लोग आए हुए थे। थीम क्या थी? थीम पहले आप इंपॉर्टेंट है, ये देखो आप, थीम ये थी स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये थीम को आपको याद रखना है, स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ब्रिक्स के जो 9 देश हैं सदस्य, रूस, चीन, भारत, ईरान, मिस्र, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और इथोपिया। इसमें अब क्या है कि अब ध्यान देना है, इसमें सऊदी अरब को, यूएई को, ईरान को, मिस्र को और इथोपिया, इसको जो है संगठन की सदस्यता मिली है 2023 में। अच्छा, इसमें अब क्या हो गया? ब्रिक्स प्लस हो गया कंट्री। इन देशों के बाद जो है अब ये देश हो गए हैं ब्रिक्स प्लस। भागीदार देश इसमें कुल 13 थे। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो समापन हुआ है वो कजान घोषणा पत्र से हुआ है।
ब्राज़ील को जो है वहाँ पे ब्रिक्स 2025 में अध्यक्षता के लिए समर्थन दिया गया। ब्राज़ील अब अध्यक्षता करेगा, तो ये पूछा जा सकता है सवाल 2025 में ब्रिक्स की जो है वो आयोजन किस देश में होगा। ठीक है, कजान घोषणा पत्र में क्या बताई गई, तो विश्व जो है मल्टीलेटरिज्म की तरफ बढ़े, अधिक जो है न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था बने, आपसी समझ, संप्रभु समानता, एकजुटता, लोकतंत्र, खुलेपन वगैरह की बातें यहाँ पे की गई हैं जो होती रहती हैं, हर साल होती हैं। अब आता है यहाँ वैश्विक शासन सुधार पे G20 कॉल टू एक्शन को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, UN में व्यापक सुधार के लिए 2023 में जोहान्सबर्ग 2 घोषणा को मान्यता दी गई है। अच्छा, एक बातें और भी हैं कि इसमें ध्यान देना, गाज़ा पट्टी में जो है तत्काल युद्ध विराम की बातें यहाँ पे भी की गई, WTO की भी चर्चा की गई। इसमें बहुत कुछ नहीं याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बस वहाँ हम लोग फोकस करेंगे। ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क के शुभारंभ का स्वागत किया गया है। सिविल ब्रिक्स परिषद की समर्थन की गई है स्थापना करने के लिए। ठीक है, अच्छा, सीमा पार जो भुगतान पहल है जो होता है ना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, उसके अनुरूप स्थानीय मुद्राओं को निपटान करने में प्रोत्साहन करने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल का अभ्यास करने की समर्थन की गई है, किस लिए, साइबर सेक्टर में जो है फ्लेक्सिबिलिटी है और हमारे जो है साइबर सेक्टर मजबूत हो। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के भीतर अनाज व्यापार मंच स्थापित करने का जो रूस का प्रस्ताव था उसको जो है मंजूरी दी गई है, समर्थन दिया गया, मंजूरी नहीं समर्थन दिया गया, मतलब ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के भीतर अनाज व्यापार मंच स्टैब्लिश किया जाएगा। यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ें कुछ पॉइंट निकल कर आए हैं, उसको आप देखो। 18 अगस्त को ब्रिक्स जो है भूगोलवत्ता दिवस को वार्षिक व्यावसायिक अवकाश के रूप में स्थापित करने की पहल की प्रशंसा की है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल बन सकता है यूपी PCS BPSC में, कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बनाने की भारत की पहल को मान्यता दे दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को बनाने की भारत की पहल को मान्यता दे दी गई। ठीक है, इसी बीच जो है इस बैठक के बाद जो है भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुआ। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी के बीच में चीन के बीच में समझौता हुआ, LAC पे जो है पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। ठीक है, एक्चुअल जो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वहाँ पे। अच्छा, इससे टकराव में कमी आएगी और जो विवाद थे थोड़ा हमारे जो है वो सुलझे भी हैं। कहाँ कहाँ पे तनाव थे, तो दौलत बेग ओल्डी जो है वहाँ पे, देपसांग प्लेन्स है, गालवान है, हॉट स्प्रिंग है, पैंगोंग सू लेक है और डेमचोक है। इस सभी चीज़ों को आपको याद रखना और मैप में एक बार देख भी लेना। ठीक है, ये चीज़ अब बाकी उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल प्रीलिम्स में ऐसे नहीं बनेगा इसमें। अच्छा, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, ये नया सूचकांक 24 अक्टूबर को लॉन्च हुआ। क्या लॉन्च हुआ है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल को, ISPCS स्टडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मैंने आपको जो है सूचकांक के सभी जो जितने भी साल भर के सूचकांक थे, किसने जारी किए, इंडेक्स जो भी था और उस भारत में रैंकिंग क्या है, एक जगह मैंने लिख करके कंपाइल करके डाल दिया है। ठीक है, तो वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। नोट्स भी मैंने लगभग जो है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के नोट्स मैंने वहाँ पे करंट अफेयर के शेयर कर दिए। ठीक है, मैंने घटना चक्र की PDF भी वहाँ पे शेयर कर दी है नोट्स की। ठीक है, आज BPSC का साल भर के करंट अफेयर के नोट्स मैं वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है। ठीक है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, वैश्विक संरक्षण प्रयासों का व्यवस्थित रूप से आकलन करने के लिए पहली बार ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 जारी किया गया। ठीक है, अच्छा, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेगेव, इजराइल का एक जो है गैर लाभकारी वेबसाइट है biodb.com। ठीक है, अब ये बताता है कि कोई देश अपने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कैसे कर रहा है, ये सूचकांक बताता है। ठीक है, मानदंड क्या है इस सूचकांक के, मैंने किस किस मानदंड पे जो है इसको देखा जाता है, तो भूमि प्रबंधन, बायोडाइवर्सिटी को खतरा कितना है, कैपेसिटी और जो गवर्नेंस है और भविष्य का रुझान क्या है, इस पे यहाँ पे जो है ये इसको मापा जाता है। अच्छा, लग्जमबर्ग जो है 180 देशों में टॉप पे रहा है, किरीबाती सबसे नीचे रहा है, तो याद रखना है। भारत के स्थान कितना है, 176, बहुत ही ख़राब, बहुत ही ख़राब। ठीक है, ये चीज़ें अब यही सब सारी चीज़ दी गई इसमें, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है ये देखो आप वर्ल्ड, इस पे UP PCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये UP PCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया सवाल है, सीधे यही सवाल पूछा गया था पिछले 2021 में या 19 में, ऐसे करके 20 में शायद, ऐसे वर्ल्ड जस्टिस, एक बार आप देखना पूछा गया सवाल है ये, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स।
तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो है वो 23 अक्टूबर को जारी किया गया। किसने जारी किया? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने जारी किया। इस इंडेक्स में दुनिया के 142 देश शामिल हैं। ध्यान देना, कितने देश हैं? 142 देश। ठीक है, इस इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पे है और वेनेजुला सबसे नीचे है। भारत का स्थान कितना है? 79th इसका रैंक है। ध्यान देना, इसमें क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है, इसको आपको नोट करना है, सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आसियान सहयोग शिखर संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक हुई है। एससीओ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसकी बैठक हुई, 23वीं बैठक। कहाँ पे हुई? तो हाल ही में आप बहुत चर्चा में रही थी, बहुत रील्स वायरल हुए थे, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की अध्यक्षता थी। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट पे ये बैठक हुई। इस बैठक में कौन कौन भाग लिया? भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस को जो है यहाँ पे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो सवाल क्या बन सकता है सीधे कि जो है एससीओ में निम्न में से किस नए सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो बेलारूस को शामिल किया गया है। ठीक है, बेलारूस को। एस जयशंकर जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो वहाँ पे जो है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, उस पर जो एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है और सीमा पार सहयोग से जो है इन सारी चीज़ों पर आतंकवाद को रोकने की बात यहाँ पे की गई। आईमेक और चाबहार पहल के वगैरह जो है ये सब चीज़ें बात होती रहती हैं। अच्छा, इसके पहले वाली जो बैठक हुई थी 22वीं बैठक, उसने किसने की थी? तो किर्गिस्तान ने की थी। अभी इस बार कब हुआ है? तो इस बार पाकिस्तान ने किया है। अब आता है भारत आसियान 21वां शिखर सम्मेलन 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियंतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 44वें 45वें आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आसियान शिखर सम्मेलन 44वां 45वां था और 19वां क्या था? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ठीक, ये बातें हैं। सवाल आपका ये नहीं बनेगा कि कितना जीडीपी वगैरह सब कुछ है। हाँ, ध्यान देना, आसियान और भारत जो है वो टोटल जीडीपी जो विश्व की सकल जीडीपी है उसमें 7% और वैश्विक जनसंख्या में 26% की हिस्सेदारी करते हैं। तो यहाँ पे क्या बातें हुई हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्वांटम, 6G, इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी सहमतियाँ व्यक्त हुई। ठीक है, तो अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं बस वही जानना है हमें, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। भारत जो है वो आसियान का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना है। कुछ आसियान देशों ने भारत में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू किया। कौन सा? जिसमें मलेशिया टॉप पे। ठीक है, मलेशिया सबसे अधिक जो है ये व्यापार करता है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ऑफिशियली तौर पे आसियान के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो भारत की यूपीआई और सिंगापुर की जो है पेनाऊ प्रणाली है उसके बीच में रियल टाइम जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सक्षम बनाता है। ठीक है, रियल टाइम जो है क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट को सक्षम बनाता है। ये जून 2024 में करंट अफेयर्स में कराया गया था। ठीक है, ये कराया भी गया है। अच्छा, आसियान सहयोग के लिए भारत की 10 सूत्री योजना जो है ये चीज़ें बनाई गई थी। तो एक बात और ध्यान देना, आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025 को मनाने के लिए भारत जो है वो संयुक्त पर्यटन गतिविधियों के लिए $5 मिलियन का सहयोग देगा। ठीक है, बहुत सारे हैकथॉन और थिंक टैंक पहल जैसे कार्यक्रम कराए जाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें अब और कुछ नहीं है। आपदा वगैरह के लिए पैसा तो दिया है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और है, आसियान नेताओं को भारत के माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान के शामिल होने के लिए अब जो है आमंत्रित किया। अच्छा, हाइड्रोजन कार्यशाला भी यहाँ पे जो है आयोजित की गई। अच्छा, एक बात और भी है, कुछ आपदा वगैरह के लिए $5 मिलियन की जो है वो सहायता देगी। सवाल यहाँ से बनने नहीं है, कुछ बहुत ऐसा खास नहीं हुआ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट बन पाए। ठीक है, क्योंकि यूपीपीएससी बीपीएससी की चीज़ें ऐसी है ना कि वो फैक्ट वेस्ट को ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है या फैक्ट को सीधे फैक्ट में पूछ देगा। ठीक है, 19वां पूर्वी शिखर सम्मेलन देखो आप, अक्टूबर 2024 के लाओस के वियंतियाना में 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो पूर्वी एशिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना इसका मुख्य जो है वो उद्देश्य था। ठीक है, ये अब भारत की भागीदारी इसमें हुई तो ये भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है ये स्तंभ भी बन जाता है। और इसमें ध्यान देना आपको, भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल और हिंद प्रशांत पर आसियान आउटलुक के बीच में यहाँ पे बातें चीतें हुई हैं। अच्छा, पूर्वी एशिया के देशों को नालंदा विश्वविद्यालय में
जो है आयोजित होने वाले उच्च शिक्षा प्रमुखों के सम्मेलन के लिए आयोजित भी किया गया है। तो पूर्वी एशिया के सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल ध्यान देना है आपको, पूर्वी एशिया के सदस्यों की संख्या कितनी है, 18 है, जिसमें 10 आसियान देश हैं, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और अमेरिका, ये सभी जो है वो सदस्य के रूप में शामिल है। ठीक है, भारत और लाओस के जो है पीएम है, उसके पीएम का नाम क्या है, सोनेक्साई सिपानदोन। इनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। दोनों देशों ने किस बात की, रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क और मेकांग गंगा सहयोग के बीच में जो है साथ साथ जो है इन सभी चीज़ों पे वहाँ पे समझौतों का ज्ञापन का आदान प्रदान किया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे जो फैक्ट पूछा जा सकता है वो ध्यान देना। QIP लाओस रामायण की विरासत का संरक्षण, रामायण से जो समित विभिन्न भित्ति चित्र हैं, उसके साथ ही वाट फ्रा क्यू बौद्ध मंदिर के जीर्णोद्धार और चंपासक प्रांत में रामायण पर आधारित छाया कठपुतली को समर्थन देने की बात यहाँ पे की गई है। और इसमें जो है 50,000 अमेरिकी डॉलर की जो है भारत सरकार की ग्रांट यहाँ पे दिए जाएंगे। लाओस में पोषण के लिए भारत ने भी 10 लाख डॉलर के अनुदान की बात की है, ग्रांट देगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, यूके ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को देने की सहमति जताई है। बहुत ही ये शानदार खबर आई थी हाल ही फिलहाल में, तो ये चीज़ को आप ध्यान देना। चागोस द्वीप समूह जो है उसको आप गूगल करना, ठीक है, मैप, और ज़रूर देखना उसके आसपास के रीजन्स को। आसपास के रीजन्स क्या मतलब, तमाम चीज़ों को देखना कि वो कहाँ लोकेशन है उसका, सब कुछ। यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को देने की सहमति जताई है। यूके जो है लंबे समय से जो है वहाँ पे विवाद समाधान करने की जो है सहमति व्यक्त हो गया। ICI ने फैसला सुनाया था कि ब्रिटेन जो है उसने मॉरिशस को स्वतंत्रता देने से पहले चागोस द्वीप समूह को अवैध रूप से मॉरिशस से अलग कर दिया था। ठीक, तो इसी पे बात यहाँ पे चल रही थी, और यहाँ पे जो है उसको देने का देने का जो है वो फैसला लिया है। यूके ने चागोस द्वीप समूह को सौंप देगा वो। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं खास। यहाँ एक बात आप ये भी ध्यान दो कि चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस के वापस देने के बाद भी डिएगो गार्सिया की जो संप्रभुता होगी वो 99 वर्षों की अवधि के लिए भारत और अमेरिका के पास ही रखी जाएगी। ठीक है, तो डिएगो गार्सिया, चागोस द्वीप समूह, एक बार आप मैप करके देख के बस हो गया, इतना ही समझना आपको, उससे अधिक नहीं पूछेगा। भारत और कोलंबिया के बीच में ऑडियो विजुअल सह उत्पाद समझौता हुआ है। तो पहली बात अभी यही देखना है कि निम्न में से किन देशों के बीच में ऑडियो विजुअल सह उत्पाद समझौता हुआ, तो भारत और कोलंबिया के बीच में हुआ है। उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच में फिल्म उद्योग के सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, फिल्म उद्योग से बढ़ने से सांस्कृतिक सहयोग भी और मजबूत होंगे, सॉफ्ट पावर हमारी बढ़ेगी। ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा, कोलंबिया दुनिया का 17वां देश है जहाँ भारत ने उसके साथ जो है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता किया है। बहुत सारे देशों के साथ कर चुका है, 17वां देश ये था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 अफ्रीकी देशों की सफल यात्रा हुई है। 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी, तीनों देशों को मैप उठाना, अच्छे तरीके से उनके पड़ोसी देशों को देखना, किन किन देशों से सीमा सजा करते हैं, उनके जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करना। सवाल पूछा जा सकता है वहाँ से मैपिंग। ठीक है, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा जो थी वो उन्होंने की है। अच्छा, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की बात वहाँ पे की गई। अच्छा, उसके बाद ही जो है यहाँ ध्यान देना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 अक्टूबर को मलावी के जो मतलब राष्ट्रपति हैं लाजरस चकवेरा से मुलाकात की है। मुर्मू और मलावी जो है उनके राष्ट्रपति वहाँ की जो राष्ट्रपति थी चकवेरा, उनके बीच में बहुत सारे समझौते हुए। ठीक है, वहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान देना। मलावी में एक अस्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट क्रेन, आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट सेंटर की स्थापना में भारत सरकार ने समर्थन की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, मॉरिटानिया पहुंची, तो मलावी से पूर्व जो है वो मॉरिटानिया पहुंची, तो वहाँ पे राष्ट्रपति मोहम्मद अलाउद गैजवानी, उन्होंने वहाँ उनकी मुलाकात हुई और द्विपक्षीय बैठक हुई यहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होता है ना कि जो ऑफिशियली राजनयिक प्रशिक्षण, वीज़ा छूट वगैरह सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो तो हुआ। अल्जीरिया की यात्रा हुई थी सबसे पहले, तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, अब्देल माजिद तबैने। ठीक है, अब्देल मजीद तबैने, तो ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ से सवाल बन सकता है। सभी देशों के, तीनों देशों के राष्ट्रपति जो थे उनको आपको नोट कर लेना एक जगह, मैच करने के लिए सीधे दे देगा, सीधे मैच द कॉलम में दे देगा कि मैच कराइए। ठीक है, या सीधे स्टेटमेंट दे देगा, या फिर हो सकता है कि वो सीधे बोल दे कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो वो चीज़ भी ध्यान देना, या गलत सुमेलित है। तो जैसे क्या है कि लाओस के, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लाओस बोल रहा हूँ, सॉरी, मलावी की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, लाजरस चकवेरा।
मॉरिटानिया के जो कौन है, मोहम्मद अलाउद गजवानी। अच्छा, इसके बाद जो अल्जीरिया है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल माजिद तबेने। तो यहाँ अल्जीरिया के दौरान जो है, यात्रा के दौरान मुर्मू जी को राजनीति विज्ञान में, किस विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में, मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अल्जीयर की जो एक विश्वविद्यालय सीदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय, उसने सम्मानित किया। पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है राष्ट्रपति को अल्जीयर्स की, मतलब वहीं अल्जीरिया के अल्जीरियस राजधानी की सिद्दी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय ने। पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस देश की यात्रा की है। ठीक है, अब आता है, ये चीज़ें तो अपने लोगों ने पढ़ा ही होगा, WIPO का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मैंने पढ़ाया हुआ है। ये सारी रिपीटेड चीज़ें हैं, इस पेज पे था इसलिए इसको मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ही पढ़ाई हुई हैं घटना चक्र की दृष्टि में। एशिया पावर इंडेक्स भी मैंने पढ़ाया है। भारत जो है वो जापान को छोड़कर जो है एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पे चला गया बस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में इतना ही जो है कुछ नया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी, ये अपडेटेड पार्ट है इतना। अब हम लोग आते हैं आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी पे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है, 14वां ये बन गया है ऐसा केंद्रीय सेक्टर का उद्यम जिसको महारत्न कंपनी का जो है वो दर्जा मिला है। ये क्या है, इस भारतीय एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की इम्पोर्टेंट एक कंपनी है। ठीक है, अच्छा एक बात है, अब 14 जो महारत्न है, भेल है, BPCL है, गेल है, CIL है, HPCL है, सेल है, NTPC है, REC है, PFC है, पावर ग्रिड है, IOCL है, ONGC है, ऑयल है, HAL है, जिसको जो है ये मिले हैं। ठीक, जो महारत्न कंपनियां हैं। अब आता है कि BMEL को जो है वो बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका मिला है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को ठीक 866 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। यह ठेका जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। क्या चीज़ के लिए, बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए। कहाँ होगा, तो बेंगलुरु कोच कॉम्प्लेक्स में बनाए जाएंगे। बस इतना चीज़ है। भारत के GNI रैंकिंग में शीर्ष टॉप 10 जो वैश्विक GNI रैंकिंग के शीर्ष टॉप 10 जो है देशों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहले बात कि GNI क्या होता है वो चीज़ को आप समझो। तो राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय जो होती है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो होती है, उससे पहले हम लोग GNP बोलते थे। किसी देश के लोगों द्वारा कमाया गया कुल धन होता है। देश के भीतर उत्पादित हर चीज़ का GDP शामिल है। साथ ही विदेश में भी जो काम करने वाले, निवेश करने वाले निवासी, उसके द्वारा भी कोई अर्जित धन या होगा, या देश में काम करने वाले विदेशियों द्वारा अर्जित कोई धन घटाया जाएगा। ठीक है, तो यह किसी देश के कुल निवासियों की आय दिखाती है। ठीक है, GNI। तो यही इसमें बताया गया कि वैश्विक GNI रैंकिंग आई है, इसमें टॉप कौन किया है, पहली बात वो ध्यान दो। तो बहुत ही चौंकाने वाला, आप कंफ्यूज हो जाओगे और अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो। बरमूडा ने जो है सबसे टॉप किया है वैश्विक GNI रैंकिंग में, उच्च आय वाले देश के रूप में टॉप पे है बरमूडा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको ध्यान देना है, लिंकटेस्टीन है, नॉर्वे है, फिर स्विट्ज़रलैंड है। चौथे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात, ये टॉप 10 की बात यहाँ पे की गई है। USA 8वें नंबर पे है, सोचो आप, बरमूडा, लिंकटेस्टीन है, फिर नॉर्वे है। ऐसे ऐसे देश हैं, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। ठीक है, उसको पढ़ के जाना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हुआ है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसने जारी किया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो है जर्मन की जो सहायता एजेंसी है वेल्ट हंगर हेल्प, जो इन्होंने जारी किया है। ध्यान देना, दोनों ने मिल करके। भारत का रैंकिंग क्या है, 105। मैंने कल का जो वो रैंकिंग और इंडेक्स मैंने वहाँ पे बताया है, वहाँ पे मैंने आपको लिखा था 105। ठीक है, 127 देशों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर संकेत के आधार पे जो है भूखमरी का नापा जाता है यहाँ पे। ठीक, तो भारत में बताया गया कि भारत में भूख का स्तर जो है वो काफ़ी गंभीर है। ठीक, ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी गणना जो होती है वो 4 संकेतकों पे होती है, ये भी याद रखना है। कुपोषण, बच्चों का बौनापन, अवरुद्ध विकास बच्चों में, और शिशु मृत्यु दर। ये 4 जो है ये पैमाने हैं, इसी पे आधार पे जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स मापा जाता है। ये चीज़ें आपने देख लिया, बाकी कुछ और इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें ध्यान देना है कि विश्व स्तर पे लगभग 73 करोड़ डेटा है, मेंस में लिख सकते हो आप। 73 करोड़ लोग जो है लगभग भोजन न मिलने के कारण भूख का सामना करना पड़ते हैं, और जो लगभग बहुत सारे लोग जैसे 2.8 बिलियन लोग जो है वो पौष्टिक आहार का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। इसको आप जो है अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल। इस खबर को आप देखना, जो SECL है वो 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है। एक कोयला कंपनी है कोल इंडिया की, उसका नाम है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, SCL। इसने जो है वो 4 अमृत फार्मेसी खोली है। ठीक है, ये चीज़ें हैं।
तो ऐसा करने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है। अमृत फार्मेसी जो है किफ़ायती दौरों पे जो है दवाएं यहाँ पे मिलती हैं, ये चीज़ें हैं। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को मिला है। अक्टूबर 2024 में भारत ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत, याद रखना योजना, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना, उसके तहत मॉरिशस को पहली बार भारतीय रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा दी है। ठीक है, तो इसने जो है एलओसी दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट 487 करोड़ रुपए की, ये बात ध्यान देना। और स्टेट बैंक द्वारा जो है इसे फाइनेंस किया गया है। तो ये चीज़ें आपने देख ली हैं। अच्छा, अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है? बैंकों द्वारा व्यक्तिगत या व्यावसायिक ग्राहकों को दी जाने वाली पूर्व निर्धारित ऋण सीमा होती है। अच्छा, ऋण सीमा पूरी होने पर किसी भी समय धनराशि प्राप्त कर सकते हैं तथा पुनर्भुगतान के बाद पुनः ऋण भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यह जो ऋण सीमा होती है, यह सीमा जो होती है वो उसकी ऋण की कितने पात्रता है आपकी, उसके आधार पर वहाँ पे निर्धारित की जाती है। अब बता, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 17 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। 17 अक्टूबर को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने लॉन्च किया है? यूएनडीपी ने लॉन्च किया है। और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI ने लॉन्च किया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि लगभग 1.1 बिलियन लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं लोग। ठीक है, गरीबी में जी रहे हैं। और साथ ही साथ 455 बिलियन लोग जो है संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में हैं। तो बताया गया इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं। तो गरीबी बताई गई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान देना। बाल गरीबी बताई गई है कि बाल गरीबी में है कि लगभग जो है 27% बच्चे जो हैं वो गरीबी में जी रहे हैं। मूलभूत आवश्यकताएं अगर देखें तो बहुत सारी जो है लोगों वंचित हैं मूलभूत आवश्यकताओं से। पोषण के लिए तो है ही, ठीक है, काफ़ी गंभीर समस्या भारत में जो है देखा गया। तो भारत में सबसे अधिक जो है वो गरीब रहते हैं पूरी दुनिया में। 23.4 करोड़ लोग भारत में सबसे गरीब हैं। अच्छा, इसमें बताया गया है कि जो सब गरीब व्यक्ति हैं उसमें लगभग 83% उप सहारा अफ्रीका और साउथ एशिया में रहते हैं। जाहिर सी बात है साउथ एशिया में रहेंगे। जो वैश्विक संघर्ष चल रहे हैं जिसमें लगभग 117 लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये बात ध्यान देना है कि 2010 से जो है यूएनडीपी और OPHI इसने ये जो है वो 112 देशों से डेटा कलेक्ट करता है और अपना सालाना बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। ठीक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये वाला रैंकिंग ध्यान देना। शीर्ष 5 गरीबी वाले देश कौन है? तो भारत है 23 करोड़, फिर पाकिस्तान आता है, फिर इथोपिया आता है, फिर नाइजीरिया आता है। ये चीज़ें ऐसे हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हम लोग राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। फसाई द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में केरल टॉप किया है। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी हुआ, जिसमें किसने जारी किया? फसाई ने जारी किया। कौन टॉप किया है? केरल टॉप किया है। ठीक है, दूसरा कौन है? तो आपका दूसरा ध्यान देना तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है। इसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका तीसरा रैंक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान देना है, पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड को विशेष मान्यता दी गई क्योंकि खाद्य की सुरक्षा के इकोसिस्टम में उसने सुधार किया है, समग्र प्रगति की है। हाँ, इसके बाद जो है तमिलनाडु जो है अपना जो है टॉप सेकंड पे था। ठीक, केरल जो है आपका फर्स्ट पे था। केरल फर्स्ट पे था और तमिलनाडु सेकंड पे था। जम्मू कश्मीर जो है तीसरे स्थान पे था। उत्तर प्रदेश का स्थान देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है आपका लगभग 14वां स्थान है। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये जो स्टेट फूड सिक्योरिटी जो इंडेक्स है ये जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। 5 जो मानदंड इसमें होते हैं कि अनुपालन कितना हो रहा है, खाद्य संबंधी बुनियादी ढांचा की निगरानी कितनी हो रही है, प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग, उपभोक्ता सशक्तिकरण, रैंकिंग में सुधार वगैरह सारी चीज़ें, मानव संसाधन, संस्थागत डेटा। 5 इंपॉर्टेंट डेटा मानदंड होते हैं, इसी पर ये मापा जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अक्टूबर में ही फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व के 165 देशों में आर्थिक विकल्पों के आधार पर विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। क्या जारी की गई? फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा 165 देशों में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। अच्छा, इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि सबसे स्वतंत्र देशों में अगर बात करें आर्थिक रूप से स्वतंत्र देशों में तो हांगकांग टॉप पे है, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर न्यूजीलैंड और फिर अमेरिका। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 84 है। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा रैंकिंग में भारत का स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग जो है टॉप किया है, सिंगापुर सेकंड है, स्विट्जरलैंड थर्ड है, भारत की स्थान 84वां है। ठीक है, हम लोग नेपाल भूटान के साथ हम लोग कम्पीट करते हैं।
ध्यान देना किसने किया, फ्रेजर ने, ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने किया है ये पूरा आर्थिक जो स्वतंत्रता सूचकांक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि समृद्धि, गरीबी और ग्रह बहुसंकट से बाहर निकलने के रास्ते हैं। इस तरह की रिपोर्ट जारी किया है, किसने जारी किया है, विश्व बैंक ने जारी किया 15 अक्टूबर को। बताया गया कि दुनिया की जो 44% आबादी है प्रतिदिन 576 रुपये से कम में जीवन यापन करती है। सही बात है। और स्टूडेंट जो हैं, जो आजकल हम लोग जो कुछ भी चीज़ों को देख रहे हैं, अब आप अपने पे ही लेकर देखिए, क्या आप डेली 576 रुपये खर्च करते हैं खुद पे? तो ये भी चीज़ है, देखना बहुत बड़ी आबादी है, 44% आबादी जो है ये ना, ये 576 रुपये भी नहीं खर्च करती है पर डे, उससे भी कम में ये जी रही है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, बस ये ध्यान देना है, गरीबी, समृद्धि, उग्र बहुसंकट से बाहर निकलने के रास्ते, तो विश्व बैंक ने जारी किया है, बस इतना ही आपको याद रखना है। नेटवर्क गुणवत्ता के मामले में श्रीनगर टॉप पे आया है। तो प्रगति मैदान कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, यहाँ पे न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुआ। इसमें ओपन सिग्नल की जो भारतीय शहरों की डिजिटल तैयारी रैंकिंग थी, इसमें जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है, ध्यान देना है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का वो टॉप पे आया है। यूपी का आगरा, यूपी का जो आगरा है वो क्या है, सेकंड पर आया है, सेकंड पे आया है, ठीक है। हरियाणा का जो फरीदाबाद है वो क्या है, वो थर्ड पे है। नासिक जो है सबसे लास्ट है, जो महाराष्ट्र का है। तो नेटवर्क के क्वालिटी के मामले में यूपी का भी आगरा टॉप सेकंड पे है, और फर्स्ट पे कौन है, तो आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पे जो है आपका जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, ठीक है, थर्ड पे फरीदाबाद है। किसने तैयार किया है इस रिपोर्ट को, इस रैंकिंग को, तो इंटरनेट नेटवर्क के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है ओपन सिग्नल, इसने तैयार किया है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ यूपी के कुछ और भी जो शहर हैं, जैसे कि मेरठ और मदुरई, इनको 7वें स्थान मिला है। इसी तरह से गाजियाबाद और प्रयागराज, यहाँ पे क्या 16वां रैंक पे इनको मिला हुआ है, ठीक है। ये रैंकिंग आप देख सकते हो, टॉप पे श्रीनगर है, सेकंड पे आगरा है, थर्ड पे फरीदाबाद है। इस तरह से आप देखना, पटना बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 5वां रैंक इसकी आई है, ठीक है, ये चीज़ है। 2023-24 में बागवानी के उत्पादन का अंतिम अनुमान लगाया गया है। तो ये 2023 में ये तीसरा अंतिम अनुमान नहीं, अग्रिम अनुमान होता है, एडवांस स्टेटमेंट जो एस्टीमेट आता है जो बागवानी का। तो बागवानी उत्पादन में कौन कौन चीज़ें आती हैं, तो ध्यान देना आपका, फल, सब्जियां, बागानी फसलें, मसाले, फूल, शहद और औषधि पौधों का प्रोडक्शन यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो 21 सितंबर को ये जारी किए गए थे सारी चीज़ें। तो बताया गया है कि अभी आप ध्यान देना कि 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो उत्पादन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अभी पिछले वर्ष की तुलना में ये बिल्कुल कम है, ये भी ध्यान देना आपका। और ये अनुमानित है, अभी कंफर्म अभी डेटा तो नहीं है। रबी की फसलों में एमएसपी के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 16 अक्टूबर को बैठक हुई थी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, याद रखना ये सवाल पूछा गया है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसमें जो है 6 फसलों के न्यूनतम एमएसपी पे बढ़ोतरी की गई। तो गेहूँ का जो एमएसपी है, सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान देना आप लोग, गेहूँ का जो एमएसपी है वो 150 रुपये बढ़ा करके 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। गेहूँ 2425 रुपये गेहूँ किया गया है। 5 फसल जो रबी की हैं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम, इसका भी एमएसपी बढ़ा है। सबसे अधिक अगर एमएसपी बढ़ा है तो ध्यान देना, सरसों व सफ़ेद व पीली सरसों के लिए सबसे अधिक 300 रुपया और मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो सबसे अधिक किस में हुआ, सरसों में। इसका एमएसपी जो है ये ध्यान देना आपको कितना हो गया है, आप याद रखो, तो याद रखो यहाँ पे ये हो गया 5,950, ठीक है। ये प्रति क्विंटल की बात की जा रही है यहाँ पे। गेहूँ का 2425 है, ठीक है, ये चीज़ें। ये एमएसपी आपने देख लिया। तो अब आते हैं हम लोग 2023-24 में खाद्यान्न के उत्पादन का ये अग्रिम जो है अनुमान लगा है, फाइनल एस्टिमेट लगा है। अंतिम, अग्रिम नहीं, अंतिम अनुमान है ये, किसका, खाद्यान्न उत्पादन का। तो इसमें बताया गया है कि जो अंतिम होता है या अग्रिम, इसमें फ़र्क होता है। अग्रिम में पहले ही एस्टिमेट करेंगे कि इतना हो सकता है, अंतिम में फाइनल जो डेटा आता है वो, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये फाइनल है, ठीक है। देश में खाद्यान्नों का उत्पादन है 3,322.98 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पे रहा है, ये जो पूरा है, ठीक। इसमें अभी देखेंगे हम लोग, अभी बहुत सारी चीज़ें, अगर कुछ डेटा होगा तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें चावल का उत्पादन, मतलब इसमें देखना कुल खाद्यान्न उत्पादन काफ़ी अधिक है, इसमें रैंकिंग वगैरह तो कुछ दी नहीं गई है, बस डेटा बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी ऐसा नहीं है जो प्रीलिम्स में सवाल बन सके। यहाँ देखो आप, देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में, ये मैंने पढ़ाया हुआ था आई दृष्टि में, वही रिपीटेड चीज़ में, लेकिन जब दिया गया है बीच में तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
कि 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट जो गुजरात के अहमदाबाद में साणंद में बनाया जाएगा। कायन सेमीकॉन जो लिमिटेड है वो जो है इसके लिए बनाएगी, और यह देश में सेमीकंडक्टर का 5वां होगा। गुजरात में ही साणंद में ही चौथा प्लांट होगा, ठीक है। और एक इकाई कहाँ पे बन रही है? मोरीगांव आसाम में बन रही है, ठीक है। ये चीज़ें तो साणंद में बन रहा है गुजरात में। आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, तो मैंने आपको दिखाया भी था मैप में कि इसमें नहीं, ये अंडमान निकोबार दिखाया था। ये देखो, देश के सबसे बड़े और गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का शिलान्यास हुआ है। ये सवाल पूछा जा सकता है, सीधे बता रहा हूँ, सीधे स्टेटमेंट हो सकता है ये। देश के सबसे बड़े, पहली बात कि सबसे बड़े, फिर क्या है, गहरे पानी वाले, डीप सी वाले वधावन पोर्ट का शिलान्यास हुआ है। वधावन तो कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र के पालघर जिले में 30 अगस्त को किया मोदी जी ने। तो ये ध्यान देना है, ये मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है पालघर जिला। इसमें दहानू शहर के निकट विकसित किया गया। देश का 14वां प्रमुख बंदरगाह होगा, ध्यान देना, ग्रीन फील्ड होगा देश का 14वां। और ये आईमेक का भी हिस्सा होगा, INSTC और आईमेक का भी हिस्सा होगा, जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को कनेक्टिविटी देगा। काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी गहरा भी है, ठीक है। अब ये चीज़ और भी ध्यान देना, 2019 तक जो है पहला चरण पूरा होने की आशंका है। 9 कंटेनर टर्मिनल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में जो यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा और डायरेक्टली जो है बहुत सारी नौकरियाँ यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलेथिया बे को देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह का दर्जा मिला। ध्यान देना आप इस बात को, जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको मैपिंग के माध्यम से दिखाया भी था। गैलेथिया बे जो पहली क्लास घटनासार के लिए रहा था, तो बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप है, उसी के नीचे जो है आप देखोगे गैलेथिया बे है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके होगी, ये कुछ एक द्वीप होगा, यहाँ पे गैलेथिया बे है। सबसे लास्ट में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है वहाँ पे, ठीक है, तो वो देखना वहाँ पे। तो 6 सितंबर को जो है 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अच्छा, अब 12वां प्रमुख कौन है? तो कोरोमंडल तट पे कामराज बंदरगाह है। तो पूछ सकता है कामराज बंदरगाह निम्न में से किस तट पे है? तो आपको कोंकण दे देगा, मलाबार तट दे देगा, कोरोमंडल दे देगा, तो कन्फ्यूज मत होना, कोरोमंडल तट पे है, ठीक है। अब आता है हम लोग, ये हालांकि हम लोगों ने पढ़ाया हुआ था, मतलब ये सब चीज़ें हमने कराई थी, लेकिन इसमें कुछ जो वो घटनाचक्र की आई दृष्टि में नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ें रिपीटेड भी हैं और कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे नई भी हैं। अब आता है दुग्ध के सहकारिता में व्यापक वृद्धि हेतु श्वेत क्रांति 2.0। तो श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत किसने की है? अमित शाह और ललन सिंह ने, जो पंचायती राज मंत्री हैं डेयरी और के, ठीक है, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने की है। 4 सेक्टर पे इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। महिला, किसानों को सशक्त बनाना, दूध उत्पादन में वृद्धि करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि श्वेत क्रांति 2.0 के तहत जो है ये बताया गया है कि अगले 5 वर्षों में जो दूध की खरीद है 660 लीटर प्रतिदिन भी हो रही, तो उसको बढ़ा करके हम लोग 1000 लीटर प्रतिदिन करेंगे, ठीक है। अब वर्तमान में ध्यान देना है, वर्तमान में जो 1 लाख जिला सहकारी समिति है और बहुउद्देशीय जिला सहकारी समिति तथा बहुउद्देशीय जो एमपैक्स हैं, मल्टीपर्पज़ जो है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सर्विसेज हैं, उनकी स्थापना करेंगे और सुदृढ़ीकरण किए जाएंगे इसी के तहत, ठीक है। अच्छा, इसी पहल के लिए जो है नेशनल डेयरी विकास बोर्ड जो है उसने अपने स्वयं के संसाधनों को फाइनेंस करेगा और 1000 जो है एमपैक्स को 40,000 करोड़ रुपये प्रति जो है एमपैक्स 40,000 रुपया जो है प्रति एमपैक्स डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे जो सहकारी समितियों को मजबूत किया जाएगा और जो दूध की खरीद है उसको 1000 लीटर तक बढ़ाई जाएगी। 2.0 श्वेत क्रांति 2.0 जो है दूध सहकारिता में वृद्धि के लिए लाई गई है। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन रिपोर्ट सर्वे जो है वो 2021-22 नाबार्ड ने लॉन्च किए हैं, 10 अक्टूबर को लॉन्च किए। नाबार्ड ने भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे जारी किया, 1 लाख ग्रामीण परिवारों का सर्वे करने के आधार पर डेटा दिया। इस सर्वे में जो मासिक आय है, कितनी बचत है, कितनी खर्च है, भूमि जोत आकार आदि का अनुमान बताया गया है। तो सर्वे में जो नाबार्ड ने बताया है कि मासिक आय जो है वो बढ़ी है, 12,698 रुपये प्रति जो है ग्रामीण परिवारों की बनी है। अच्छा, वित्तीय बचत भी काफ़ी बनी है। तो बचत के मामले में इसने जो है नाबार्ड में इसे रैंकिंग दिया है, तो ये रैंकिंग याद रखना। सबसे अधिक बचत अगर कहीं होती है बचाने बचत के मामले में जो शीर्ष राज्य है उसमें यूके यानी उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। सेकंड पे आपका यूपी, ठीक है, यूपी है, और उसके बाद कौन है? झारखंड है। तो सेकंड पे यूपी आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। अच्छा, अब औसत खेती के लिए भूमि जोत कमी आई है और ग्रामीण परिवार जो है औसत खर्च बढ़ा भी रहे हैं। केसीसी
किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुई थी, इस सवाल पूछा गया यूपीपीएससी में, 1998 में लॉन्च हुई थी। इसका विस्तार हुआ है और ये बढ़ करके इसका जो कवरेज है वो 44.1% हो गया है, यानी कि इसमें जो है 33% की वृद्धि हुई है। बीमा कवरेज भी काफ़ी बढ़ा है। वित्तीय साक्षरता दर पे भी जो है यहाँ बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आते हैं प्रधानमंत्री कृषि विकास और योजना और कृषिोन्नति योजना को मंजूरी मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, कृषि विकास योजना, ठीक है, और कृषिोन्नति योजना, ठीक है, इसको मंजूरी मिली है आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों की और मध्य वर्ग की फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए जो है। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना दोनों को मंजूरी दी गई है। दोनों योजनाओं पे कितना खर्च होंगे, 1,01,321 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, ये वाला टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, और ये जो है खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। ठीक है, दोनों से योजनाओं के लिए 9 अलग अलग जो है योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, दोनों राज्य जो है, दोनों योजनाएं राज्य क्रियान्वित करते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। सरकार ने खाद्य तेलों पे राष्ट्रीय मिशन तिलहन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय मिशन तिलहन को मंजूरी दी है। 3 अक्टूबर को कैबिनेट ने खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी 7 वर्षों में। ध्यान देना है, तिलहन का उत्पादन जो होता है तिलहन में, ठीक है। अब तिलहन में कौन कौन से, रैपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल वगैरह के जो है उत्पादन को बढ़ा करके 7 वर्षों में हमने कितना समय रखा है, 7 वर्ष, 2030-31 तक हम जो है इसका जो है इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, 7 वर्षों में। इसके लिए फंड भी जारी किया गया, 10,000 करोड़ रुपए का जो है ये बताया गया है। ठीक, इसका लक्ष्य यह है कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है तिलहन को, उसको 69.7 मिलियन टन करना है। ठीक है, ये बातें। अच्छा, अभी एक बात ध्यान देना, गुणवत्तापूर्वक बीजों की उपलब्धता के लिए और मतलब बीज प्रमाणीकरण का पता लगाना समग्र सूची पोर्टल के माध्यम से जो है एक 5 वर्षीय रोलिंग बीज योजना भी शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि तिलहन की खेती को अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ खाद्य तेलों की मांग बहुत ज़्यादा है, आयात पर अधिक बहुत निर्भर है, तो ये भी चीज़ें हैं कि इसको बहुत अधिक जो है तरीके से हम खाद्य तेलों में हमें जो है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने 2021 में, ये आप देखोगे तो ऑयल पाम ऑयल है उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को भी शुरू किया। ठीक है, ये बात को ध्यान देना। एक लास्ट जो आर्थिकी में यहाँ पर करंट अफेयर है, टाटा स्टील्स ने उड़ीसा के कलिंगनगर सुविधा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सफलतापूर्वक चालू की है टाटा स्टील के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, किसने किया, टाटा स्टील ने किया। कहाँ पे किया है, उड़ीसा में किया है। ठीक है, तो पूछेगा कि भारत सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस कहाँ चालू हुई टाटा स्टील ने, तो उड़ीसा में की है, कलिंगनगर में। अब हम लोग कुछ चर्चित स्थलों को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चर्चित स्थलों से सवाल बनते हैं, जो कुछ नए हैं वो आपने घटनाचक्र की दृष्टि में नहीं पढ़ा है। धूलीखेल, नेपाल के कवरे पाल्चोक जिले में धूलीखेल नगर को जो है WHO द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, धूली शहर को। ठीक है, अब बस इतना ध्यान दो आप। अब आते हैं हम लोग लातूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में लातूर जिले में उदयगिर नामक स्थान पे नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। बुद्ध विहार, जहाँ भी बुद्ध से संबंधित जो खबरें होती हैं या तो इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान। ठीक है, तो महाराष्ट्र के लातूर में किया है। दक्षिणी ईरान के एक गांव में अब तक का सबसे सर्वाधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 82.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पे जो है रिकॉर्ड किया गया है, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, अच्छा, आइजोल, मिजोरम के आइजोल में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 जुलाई को देश के 500वें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, अपना रेडियो 9.05 FM के नाम से शुरू हुआ है। ये जो भारतीय जनसंचार है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है आइजोल, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। प्रकाशम जिला है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। यहाँ खुदाई के दौरान जो है होमोसेपियंस द्वारा पत्थर से बनाए गए हथियारों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो काफ़ी जो है ये पुराना मिला है यहाँ पे। बस इतना ही जानना है आपको, बाकी चीज़ें नहीं। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप पढ़ो। मॉरिशस, एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप के लेकांग करुआंग स्थित चूना पत्थर की गुफा में वैज्ञानिकों द्वारा सबसे प्राचीन गुफा पेंटिंग जो है यहाँ पे खोजी गई है। चित्तौड़गढ़,
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अमरापुर गांव में हाल में पुरातत्वविदों ने पाषाण युगिक शैल चित्रकारी और नुकीली कलाकृतियों के साक्ष्यों को खोजा है। कौन सी नदी से दूर है? तो अल्गानिया नदी से दूर है यहाँ पे जो है हड़ौती और चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब आते हैं गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर के स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने अपनी तरह के दक्षिण एशिया में पहली भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, IOC द्वारा मान्यता प्राप्त है। वैश्विक स्तर पर ऐसा 71वां केंद्र बना है। प्रकाशम दुनिया के सबसे यहाँ पे ये भी आंध्र प्रदेश में है। दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई है। पड़ताबेट गुजरात में है। यहाँ पे केरल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने पड़ताबेत में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। ये कच्छ जिले के जूना घाटी या कब्रिस्तान के निकट है। ठीक है, महबूब नगर तेलंगाना के महबूब नगर जिले में गंगापुरम में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज की गई है। अब आता है कर्नाटक के कोडाकू जिले। इसमें बहने वाली 180 किलोमीटर लंबी लक्ष्मण तीर्थ नदी गंभीर गर्मी कारण जो है वो सूख गई है। ठीक है, ये कहाँ गिरती है? कावेरी नदी में गिरती है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। लक्ष्मण तीर्थ नदी, भीषण गर्मी, ये नदी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान दो इसको आप। ठीक है, कोडाकू जिले में, तो कोडाकू जिले में है ये लक्ष्मण तीर्थ नदी की क्यों न्यूज़ में रही? क्योंकि ये सूख गई है। ठीक है, कावेरी नदी में गिरती है। बैडोत द्वीप, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप बैडोत द्वीप में 80 से 90% जो समुद्री पक्षियाँ हैं वो समाप्त हो गई हैं। ठीक है, तिमोर सागर में स्थित द्वीप पर चक्रवात जो हुआ था इल्सा, इसके कारण जो है समुद्री पक्षियाँ वो खत्म हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बैडोत द्वीप। अच्छा, 2 नवीनतम जो है नियुक्तियाँ भी हैं, इसको आप ध्यान दो कि सर्जन जो आरती सरीन, तो इसको SSB की जो मतलब सशस्त्र सीमा चिकित्सा सेवा है उसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और TV नरेंद्रम, टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रम को जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, TV नरेंद्रम को। अच्छा, अब आते हैं नोएल टाटा। तो नोएल टाटा, रतन टाटा की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। कविता सहाय, कविता सहाय को याद रखना है कि सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय को नौसेना में चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो कविता सहाय को याद रखना है। अच्छा, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष बने हैं 30 सितंबर को। अच्छा, संजीव खन्ना, ये हमारे DY चंद्रचूड़ की जगह भारत के 51वां, ठीक है 51th CGI बने हैं। अमृत मोहन प्रसाद, ये IPS जो है वरिष्ठ IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद, इसको SSB का नया जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है, DG नियुक्त किया गया है। ये आपने देख लिया बस। इसके बाद आता है ऑपरेशन या अभियान। तो सैन्य अभ्यास काजिंद, ध्यान देना है, काजिंद अभी हाल ही में हुआ है। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में 8वां ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद हुआ है। ठीक है, तो किस किस के बीच में हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच में हुआ है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देना है। मलाबार अभ्यास 2024, समुद्री अभ्यास मलाबार 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में बंदरगाह में हुआ है यहाँ पे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की हिस्सेदारी रही। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास, ठीक है, तो ये बात की आपको याद रखनी है। झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास हुआ है। तो यहाँ रखना है कहाँ पे? भारतीय सेना के सुदर्शन कोर झांसी के पास। कहाँ पे है? झांसी के पास स्वावलंबन शक्ति। इसका उद्देश्य कहता है कि नई और उन्नत तकनीकियों का उपयोग करके कैपेसिटी बिल्डिंग करना है सेना में। नाविक सागर परिक्रमा सेकेंड नाविक सागर परिक्रमा का द्वितीय संस्करण जो है वो दिनेश त्रिपाठी जो थे एडमिरल, उन्होंने INS मंडोवी, याद रखना INS पूछता है सवाल, UPPCS में पूछा गया है सवाल। INS पे सवाल जो भी आते हैं हाल फिलहाल की न्यूज़ में होते हैं ना, वो आते रहते हैं। ठीक है, हरी झंडी किया। अच्छा, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी हैं। कौन है? एक है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। कौन है? रूपा ए। और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। कौन है? दिलना के। ये INS भी तारणी पर सवार होकर दुनिया भर के परिक्रमा के लिए इस यात्रा पर जो है वो रवाना हुई है। ठीक है, तो बहुत कठिन यात्रा है, तो याद रखना INS तारणी पे, नाम याद रखना है बस। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले, महोत्सव। इसमें कुछ चीज़ों को आपको बस याद रखना है, जैसे कि जैव विविधता पे COP16 का सम्मेलन हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैव विविधता पे COP16 का सम्मेलन हुआ है, तो जैव विविधता पे CBD के दोनों के लिए पार्टियों के बीच में सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ? कैली, कोलंबिया में हुआ।
कहाँ पे हुआ, पहली बात याद रख लो, जैविक विविधता पे जो है वो आपका COP16 सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो कैली कोलंबिया में हुआ। थीम क्या थी, प्रकृति के साथ शांति, नोट कर लो इसको, प्रकृति के साथ शांति, ठीक है। 200 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है आपको इसमें हिस्सा लिया है। अब इसमें ध्यान देना है, भारत ने अपना जो है अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को जो है दस्तावेज को जारी किया है, और वैश्विक कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता की जो फ्रेमवर्क है उसके साथ भारत की जो जैव विविधता के प्रयास है उसके लिए एक रोड मैप भी दिया है। इस रोड मैप में बताया है कि 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकने और उसकी भरपाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और 2025 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीने का प्राप्त करना, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के संयोजन से, याद रखना 5 से 6 नवंबर, इसी अभी बीते हुए 5-6 नवंबर को नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। थीम क्या थी, एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका, ठीक है, ये चीज़ें। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली कहाँ पे हुआ है, ये इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, मोदी जी ने उद्घाटन किया, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी और टैरिफ से जुड़े मुद्दे पे जो है चर्चा होगी इसमें। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया प्रगति मैदान में, ठीक है, प्रगति मैदान में किया गया, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। थीम क्या थी, भविष्य अभी है, भविष्य अभी है। इसके बाद आता है चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन, गुजरात के गांधीनगर में हुआ, ठीक है, ये बात को ध्यान देना, गुजरात के गांधीनगर में हुआ। इस री इन्वेस्ट का जो 2024 का उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में गैर नवीकरणीय ऊर्जा के में भारत की स्थिति को मजबूत करना है और अग्रणी देश के रूप में भारत को स्थापित करना है, ठीक है, ये बातें हैं। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024, ये मैंने आपको पढ़ाया है घटना चक्र कार्य दृष्टि में, नोएडा में हुआ। इसका थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है वो कहाँ पे हुआ, मुंबई के जियो में वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इसकी थीम थी ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई इंक्लूसिव रिजिलियंस। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सारी चीज़ें। भारत यूरोपीय क्षेत्रीय संघ का सम्मेलन हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये देख लो, भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय मंच IPU की 149वीं सभा कहाँ पे हुई, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई थे, ठीक है। थीम क्या था, अधिक शांतिपूर्ण टिकाऊ भविष्य के लिए साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करना। बस इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग, ये चीज़ को आप देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो नई हैं, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का लद्दाख में उद्घाटन हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, लद्दाख के हानले में हुआ है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को इसका जो है उद्घाटन हुआ। दुनिया की जो है सबसे ऊंची दूरबीन है, जो 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उच्च गामा वाली जो कि ऊर्जा वाली जो गामा किरण है उसका अध्ययन करने में इसको मदद मिलेगी, ठीक है। किसने स्थित किया बनाया इसको, तो मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योगों के साझेदारों के साथ मिलकर के इसे निर्माण किया है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अच्छा, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से। इसको मैंने घटना चक्र दृष्टि में पढ़ाया था। तीनों कहाँ पे, तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख ली। अच्छा, इसके बाद आपको जो है यहाँ ध्यान देना, प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पे आर्का और अरुणिका नामक 2 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर सिस्टम का भी उद्घाटन किया था। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, ये मैंने घटना चक्र कार्य दृष्टि में पढ़ाया था। इसको जो है जलावतरण किया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कराई ही थी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट चीज़ों पे, जैसे रक्षा प्रतिरक्षा। ये देखो आप, इम्पॉर्टेंट है, जो पनडुब्बी S4 का जलावतरण हुआ है 16 अक्टूबर 2024 को। भारत की चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 का यहाँ पे अरिदमन का जो नामकरण किया गया, उसका विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में जलावतरण किया गया है, ठीक है। ये ऐसी मतलब पनडुब्बी है जो उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस है, और ये जो है आप ध्यान देखो तो परमाणु हथियारों से संचालित है यहाँ पे, ठीक है। बहुउद्देशीय पोत समर्थक का जलावतरण हुआ है, L&T जो कंपनी लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है, ठीक है। पहला बहुउद्देशीय पोत परियोजना समर्थक का जलावतरण हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा,
अब आते हैं हम लोग कुछ नई चीज़ों पे। जो सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक जो है नौसेना में शामिल हुई है, 8 अक्टूबर 2024 को शामिल किया गया। ये चीज़ें घटना चक्र की दृष्टि में नहीं दी गई थी। तो भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम सर्वेक्षण पोत जो है INS को जो है INS निर्देशक इसको जो है किया है, नौसेना में शामिल किया है। ये बात आपको याद रखनी है। इस वर्ग का जो पहला पोत था INS संधायक, इसको जो है फरवरी में कमीशन किया गया था। इसको बनाया कहाँ पे गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर कोलकाता में बनाया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या करेगा निर्देशक का? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जैसे तटीय और गहरे जल का मानचित्रण करना, बंदरगाह वगैरह का सारी जो है डेटा वगैरह कलेक्शन करना, निगरानी करना, समुद्री अन्वेषण करना, ये सब चीज़ें इसका काम रहेगा। ठीक है। मालपे और मलुकी पोत का जलावतरण हुआ है मेसर्स कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, 2 पोत है, मालपे और मलुकी। मेसर्स आप समझते हो क्या होता है? मेसर्स जहाँ भी कोई कंपनी होती है ना, तो ये एक कंपनियों को जो है जैसे होता है ना कि श्री, अपने पिताजी के नाम की जगह आप लोग श्री लगाते हो, श्रीमती लगाते हो, ऐसे करके सवाल में रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसे ही कंपनियों को जो है मेसर्स कहा जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टफुली जो है सभी कंपनियों को आगे मेसर्स लगता है। ठीक है, तो मेसर्स कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने मालपे और मलुपी का जो है ये जो है कोच्चि में जलावतरण किया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये अब इसमें कुछ और भी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अंतर्गत जो है माहे श्रेणी के अंतर्गत जो है माहे जहाज, मलावन और तीसरा मंगरोल पहले ही जलावतरण कर चुके हैं लोग। तो जो इम्पोर्टेंट है मालपे और मलुपी, ये याद रखना है। INS निर्देशक को याद रखना है। बहुउद्देशीय पोत जो है समर्थक, और पनडुब्बी S4 जो नए हैं। बाकी कुछ भी याद रखना नहीं है। ये आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है। यानी हम लोग को जो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा 24 पेज में जो अभी अपडेटेड था, जो भी घटना चक्र की आई दृष्टि में चीज़ें नहीं दी गई थी उसको हम लोगों ने पढ़ा है। जो रिपीटेड थीम्स थी उसको मैंने काट दिया, जो कुछ नई चीज़ें थी उसको मैंने आपको आज पढ़ा दिया पूरा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा वन लाइनर जो है बचा उसको मैं करा देता हूँ। वन लाइनर मैंने यहाँ तक कंप्लीट कराया था, आज यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया? केरल में खोला गया। भारतीय जीवन बीमा निगम टाटा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितने रुपए का लाभांश चेक दिया है? 3,662 करोड़ रुपये। भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना कौन सा है? तो हुरून रिच लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना गौतम अडानी का परिवार है। वह रेलवे स्टेशन जिसकी वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए आंकड़े पार करने का दर्जा दिया गया है, तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी नामित किया गया है? मुंबई को। 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को मंजूरी दी है। किस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी है। भारत सरकार ने किस देश की एयरलाइन को विस्तारा एयरलाइन में FDI की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर एयरलाइन को। अब आपको ध्यान देना है कि वो सार्वजनिक सेक्टर की 4 कंपनियां जिन्हें जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, रेलटेल कॉर्प, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और सतलज जल विद्युत निगम को मिला है। ठीक है, वह लघु वित्तीय बैंक जिसने जो है इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को लॉन्च किया है, इसने लॉन्च किया है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन को दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो याद रखना 2025 मार्च तक बढ़ाया गया है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 7% है। भारतीय निजी क्षेत्र की वो कंपनी जो अगस्त 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है, वो कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो गौतम अडानी को। और परिवार भी जो है वो कौन सा है? गौतम अडानी का जो परिवार है। ठीक है, जो सबसे अधिक जो है औद्योगिक घराना अमीर है। ठीक, इस बात यहाँ पे की गई है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। WTO द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्थान पे कितने स्थान पे है? दूसरा है, जो डंपिंग रोधी शुल्क लगा रहा है। ठीक है, मर्सर्स द्वारा जारी जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? हांगकांग है। नीति आयोग द्वारा देश का जो महत्वाकांक्षी जिले हैं और ब्लॉक्स हैं उसमें स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस अभियान को चलाया गया? संपूर्णता अभियान चलाया गया। ध्यान देना किस तरह के अभियान? संपूर्णता अभियान। किसके द्वारा ऑयल और गैस सेक्टर पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया गया है? ICICI प्रूडेंशियल FM द्वारा।
जुलाई 2024 में कृषि और पशुपालन के सेक्टर में शोध हेतु किस संस्थान द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ICAR। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, याद रखना है, ठीक है। जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा किन 4 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, ठीक है। वह बैंक जिसने जुलाई 2024 में 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि की शुरुआत की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है अमृत वृष्टि, ठीक है। 444 दिन की सावधि जमा योजना है अमृत वृष्टि। सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र को मिला है। अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग द्वारा 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का संयोजक किसको बनाया गया है? NCAER की महानिदेशक जो है पूनम गुप्ता, इनको बनाया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? याद रखना, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस स्टेट में हर घर नहीं, घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। वह भारतीय कंपनी जिसने जुलाई 2024 में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स को लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल ने। कब तक देश में $500 मिलियन का इलेक्ट्रिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में किन 2 भारतीय खदानों का स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ की स्थित गेवरा और कुशमंडा को, ठीक है। PM स्वनिधि योजना के तहत किस स्टेट को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाया गया है? MP को। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्वात सेवा कहाँ शुरू की गई है? मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह शुरू की गई है। RBI द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक में तौर पे रियल टाइम जो पेमेंट है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी है? 48%, ठीक है। किस वित्तीय संस्थानों को RBI द्वारा जुलाई 2024 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया गया? अमेजन, अडानी और बिल्डेस्क को। BPCL के किस ब्रांड ने ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 जीता है? तो मैक लुब्रिकेंट्स ने जीता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक समीक्षा के लिए वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान दर कितना बताया गया? 6.5 से 7%। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले IACMSE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया तो अहमदाबाद, ठीक है। ध्यान देना है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला उद्घाटन किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। IACCMSE का सेंटर ऑफ उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का तो अहमदाबाद में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की कितनी किस्मों को जारी किया? तो 109 नई किस्मों को जारी किया है, ठीक है। उच्च उपज देने वाली 61 फसलों में ध्यान देना आपको जलवायु अनुकूल और एक जैव सशक्त किस्मों की 34 क्षेत्रीय फसलें हैं और 27 जो हैं वो बागवानी फसलें शामिल हैं। इंदौर स्थित वह स्टार्टअप जिसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टअप है, इंदौर स्थित है, इसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन को लॉन्च करने की घोषणा की है, विंग्स EV। भारत में लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य सभी फसलों को कौन बना है? तो हरियाणा बना है। जैव ईंधन से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन योजना का 5 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। कब तक कार्यकाल होगा? 28-29 तक होगा, ठीक है। वह औद्योगिक समूह जिसने जुलाई 2024 में 5,000 करोड़ रुपए के आभूषण ब्रांड इंद्रिया का अनावरण किया, आदित्य बिरला समूह ने किया है। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, पेटीएम की मूलवन कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने, ठीक है। वह देश जिसने अगस्त 2024 से नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक प्रयोग किया है, जापान ने किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमित रूप से जारी होने वाले आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाया, डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत की अध्यक्षता में, ठीक है। जून 2024 में युद्धक जहाज और सबमरीन बनाने वाली किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो मझगांव डाक शिपबिल्डर्स को। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड घोषित किया गया किसको? अमूल को। अगस्त 2024 में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे दूसरी बार
शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। IMF द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक स्थापित हुई है मिली है, तो 72वीं 72 रैंक मिली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में। NSO द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार देश की बैंक में कुल जमा राशि में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, 21% है। ठीक है। रिजर्व बैंक द्वारा आंकड़ों के अनुसार 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है, 663 यानी $663 बिलियन हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरेंस सदस्य बनने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है, भारतीय स्टेट बैंक बना है। ठीक है। ये क्या है, बुलियन एक्सचेंज है। IBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च हुआ था। भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है, आपको पता होगा, सिंगापुर से मिला है। मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन का संयंत्र कहाँ पे हुआ, हिसार में हुआ, आप पता ही होगा। किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है, SEBI ने जीता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है। किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने किया है। किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है, फिलीपींस ने। अच्छा, किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है, स्टेट बैंक का। मोबाइल सारथी ऐप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान देना है, SEBI के द्वारा लॉन्च किया, RBI मत लगा देना, SEBI के द्वारा लॉन्च किया गया। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा, कब तक, 2030 तक। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है पिक्सेल। किस भारतीय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे ने किस देश में UPI की सुविधा लॉन्च की है, तो श्रीलंका में। विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख रुपए दी है, कितने लाख करोड़ रुपए, तो 2.11 लाख करोड़ रुपए दिया है। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया है, तो बीजयपुर MP में शुरू किया है। किसने शुरू किया है, गेल इंडिया लिमिटेड ने। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में आंकड़ों के अनुसार 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पे है, तो UP टॉप पे रहा है। किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से पॉजिटिव के रूप में संशोधित किया है, तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने किया है। UN की प्रवासन एजेंसी द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में धन प्राप्ति के मामले में, प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, भारत है, यानी रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है, सिक्योर IoT ने। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ों पे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाल ही में कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया है, चेन्नई में। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच में कौन सा स्टेट देश का सबसे बड़ा योगदान है इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक के रूप में, तो तमिलनाडु। भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है, तो पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। अब आते हैं हम लोग कि RBI के अनुसार बैलेंस शीट का आकार जो है कितने लाख करोड़ रुपए का हो चुका है, तो 70 लाख करोड़ रुपए का बैलेंस शीट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अपडेटेड वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान क्या है, 4.9%। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस सेक्टर को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा दिया गया है, रत्न और आभूषण सेक्टर को दिया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी प्रथम कंपनी का दर्जा दिया ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया को दिया गया है, ग्रिड इंडिया को। यहाँ आपको एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन उभरी है, रिलायंस जियो उभरी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है, फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन बनी है।
लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना है? आरबीआई को चुना है। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत की विश्व में रैंक कितनी है? तीसरी है। रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? घाना में। हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया? नई दिल्ली में। मोदी जी ने 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना को शुरुआत की है? अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? श्रीलंका और मॉरिशस। ये दोनों चीज़ों को याद रखना। नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया था? 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। नीति आयोग ने बंजर भूमि की खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? ग्रो पहल। इंपॉर्टेंट है ग्रो पहल को शुरुआत की है। किसने? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ द वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, इसकी शुरुआत की गई। पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा को शुरू किया? लाभा किस लिए है? तो लघु वन उपज के लिए है। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी कौन बनी है? ओला इलेक्ट्रिक बनी है। भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में डब्ल्यूटीओ के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? सेंथियल पांडियन को नियुक्त किया, आपको पता ही होगा। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण प्रथम को पूरा करने की समय सीमा कब तक, किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो 27-28 तक बढ़ा दी है, 2027-28 तक। मोदी जी ने अमेरिका से बाहर जाकर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता जो ढांचा है इको मार्क ग्लोबल, उसको पेश किया है? यूएई ने किया है। क्या किया है कि एमएसएमई के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा एग्रीडेशन फ्रेमवर्क इको मार्क ग्लोबल को पेश किया। 18 से 21 जनवरी के बीच 2024 के बीच हैदराबाद में एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया एक्सपो की थीम क्या थी? अमृत काल में भारत को दुनिया से जुड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। ठीक है, ये चीज़। कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001/2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बनी है। अब हम लोग आते हैं अपने पुरस्कारों की तरफ पे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो साल भर खबरों में रहे हैं। अक्टूबर 2024 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के वर्ष 2024 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीप्ति गुरुंग को सम्मानित किया गया, नेपाल की है। मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? निकिता पोखरवाल ने जीता है, मध्य प्रदेश की हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 किससे सम्मानित किया गया? इसरो अध्यक्ष M सोमनाथ को सम्मानित किया गया। गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए किस संस्थान को UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को। हाल ही में किसे ब्रिटेन की सांसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया। किसको? विनोद बच्चन को। शहरी क्षेत्रों में खिड़कियों और अन्य परावर्तक सतहों से टकराकर एक वर्ष में मरने वाली हजारों पक्षियों की उनकी संरक्षण थीम वाली छवि के लिए किस फोटोग्राफर को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है? पैट्रिसिया होमोनिलो कनाडा की हैं। मुंबई में 2023 के लिए इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? उद्योगपति दीपक सी मेहता को मिला है। इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? उद्योगपति दीपक सी मेहता को। अब आता है 8 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय दिग्गज फिल्म अभिनेता को वर्ष 2022 के फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। जगदीप धनखड़ ने किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? श्रीमती राजश्री बिरला को सम्मानित किया। वन जीवों पे फिल्म बनाने वाली फिल्म निर्माता और पर्यावरण जिन्हें जो है जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है माइक पांडे को। माइक्रो RNA की खोज के लिए किन दो चिकित्सा वैज्ञानिकों को 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकून को।
ठीक है। मशीन लर्निंग के सेक्टर में उन्नत खोज के लिए किन वैज्ञानिकों को 2024 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अमेरिका के जॉन जे हाफील्ड और कनाडा के टोरंटो के जेफरी ई हिंटन को। अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेमिस हसाबिस, डेविस बेकर और जॉन एम जम्पर को। साहित्य का लेखक पुरस्कार जो है 2024 दक्षिण कोरियाई लेखिका जिन्हें जो है 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हान कांग को। इनका नाम ही है, ठीक है, ये साउथ कोरिया की हैं, इस जगह का नाम नहीं है, ये देश नहीं है हांगकांग वाला, ठीक है। हान कांग जापान पर हुए परमाणु हमले से बचे लोगों का वह समूह जिसे वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, निहोन हिंडियाको। राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। किस भारतीय गांव गाथा को 2025 के लिए गांव गाथा को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर के लिए नामांकन मिला है? टू किल अ टाइगर। हाल ही में रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड 2024 में मानद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? रूस। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्वाटेमाला की वह महिला कार्यकर्ता जिन्हें सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए 2020 का प्रतिष्ठित गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है? रिगोपाटा मेंचुतुम। वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें जुलाई 2024 में मधुमेह विज्ञान में योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में किसे GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार मिला है? केंद्रीय जल आयोग को मिला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में फिजी द्वारा अपने किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आंध्र प्रदेश का वह कार्यक्रम जिसे जुलाई 2024 में पुर्तगाल स्थित एक फाउंडेशन गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सामुदायिक प्रबंधन खेती APCNNF को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहला विज्ञान रत्न अवार्ड दिया है? गोविंदराजन पद्मनाभन, नाम तो बड़ा बेहतरीन है। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड मिला इनको, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेत्से के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन का पुरस्कार किसे मिला है? भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है? नेपाल से है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में किन दो भारतीय स्कूलों को सम्मानित किया गया? तो रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, CH राइज स्कूल बिनोवा, रतलाम MP, कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरै, इनको मिला है, ठीक है। MP सरकार द्वारा 2022-23 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो इसको याद रखना है, संगीतकार उत्तम सिंह और गायिका जो है वो SK चित्रा। ये याद रखना है, MP के सरकार द्वारा दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार। बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान की श्रेणी में ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशंसित एशिया पैसिफिक ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है हॉलीडे हिस्ट को। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रोमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए उस एक संस्था को दिया गया। उस संस्था का नाम क्या है? रूरल डॉक्टर मूवमेंट, थाईलैंड के चिकित्सकों का एक समूह है। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिसे पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, अरुंधति राय को किया गया है। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गॉर्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड को। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? सोमालिया के, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को UN एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? सिद्धेश सकौरे को। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित साप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, श्रीनिवास R कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये वन लाइनर है, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता और आपको बस याद ही करना है इसमें, ठीक है। इसलिए मैं इसको पढ़ते जा रहा हूँ। चीज़ें आपको कान में देखेंगे, आप सुनाई देंगी, आप आँख से देखेंगे, चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम के नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने वाला। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक, जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। आरती, इनका नाम है आरती। यह बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला है, पिंक ई रिक्शा चालक है। ठीक है। यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, एग्जाम्स के लिए। भारतीय सिनेमा जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शबाना आजमी को। FTII के छात्र चिंदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उसकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का दर्जा मिला है? कांस लॉ ऑफ सिनेफ पुरस्कार मिला है। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्टेबिलिटी के पहलों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दर्शाना और हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड मिला है? REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, महारत्न कंपनी है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में UN राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक, जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, मेजर राधिका सेन को। स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है, तो निम्हांस को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को। किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान मोदी जी को उस देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लैपियो मिला है? भूटान को। इसरो के किस अंतरिक्ष टीम मिशन को 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रयान टीम मिशन को। ठीक है। चंद्रयान मिशन जो है वो जो टीम थी उसकी चंद्रयान 3 की, उसी की टीम को यहाँ पे सम्मानित मिला है जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 27 मई से 31 मई के बीच आयोजित UN के विशिष्ट 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमेटिक्स विकास केंद्र CDOT को किस परियोजना को के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ों के लिए। वह उद्योगपति जिसे मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई, तो ध्यान देना है ये उद्योगपति हैं जिनको नाइट की उपाधि दी गई है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा, तो याद रखना है सुनील भारती मित्तल को। पवन कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, स्टालिनर दीवान को। 2023 का 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ध्यान देना ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य मैंने पढ़ाया भी है, और गीतकार कौन है? गुलजार हैं, उनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज मिला है? भारत को। ठीक है। अब आता है बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में शामिल होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, भीला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर जो है इनको मिला है। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपी के जो भी है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 75वें गणतंत्र दिवस में किस झांकी को 30 जनवरी को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए किस अभिनेता को यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए किस अभिनेता को यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यूके उत्तराखंड नहीं, ठीक है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार मिला है? तो दार सिंह खुराना को। ठीक है। अब आता है कुछ खेल की संक्षिप्तकियाँ हैं। तो अक्टूबर 2024 में UAE में खेली गई महिला T20 विश्व कप का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर किस देश ने पहली बार जीता है? न्यूजीलैंड ने। अक्टूबर 2024 में T20 मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर रिकॉर्ड बनाया है? गाम्बिया के विरुद्ध। वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बाबकार्ड लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? श्रियंका पाटिल को। अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया? मारिया शारापोवा और ब्रायन ब्रदर्स को।
ब्रायन ब्रदर्स को। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा है? 2036 के ओलंपिक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप का मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है? भारत को। किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है? नीतू डेविड को। 17 मार्च से 29 मार्च 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में से किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है? बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश को हटा दिया गया है। 21 से 22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? भारत ने। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को किस मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है? ग्लासगो स्कॉटलैंड को। ठीक है, स्कॉटलैंड में। सितंबर 2024 में किस भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? किसे? तो संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। यह कुछ बातों को ध्यान देना है कि किस देश की सरकार ने फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की है? पुर्तगाल ने की है। सितंबर 2024 में ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाले पहली महिला पाकिस्तानी बनी है, सलीमा इम्तियाज बनी है। सितंबर 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब याद रखना नाम, किस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं? बेल्जियन इंटरनेशनल को। ठीक है। ये 13 से 14 सितंबर को आयोजित ब्रसेल्स डायमंड लीग में भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा के बेस्ट थ्रो किस स्थान से दूसरे स्थान पर रहे? किस स्थान पर रहे? बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र के दौरान 10 अगस्त 2024 को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बने हैं। फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 तथा पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए जो पदक हैं स्वर्ण, कांस्य और रजत, इसमें किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के टुकड़े को शामिल किया गया? तो एफिल टावर के टुकड़ों को शामिल किया गया। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसे जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय बनी है। ठीक है, आजमगढ़ की हैं ये। भारतीय स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है जिसने 33वें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? शूटिंग में। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, मनु भाकर बनी है शूटिंग में। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? रैंक 71 था। जुलाई 2024 में जर्मनी के बर्लिन में खेले गए यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर किस देश ने रिकॉर्ड चौथी बार जीता? स्पेन ने जीता। पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 अगस्त को जारी स्मारक डाक टिकट पर किन 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो भाला फेंक को दर्शाया गया, फील्ड हॉकी को, नौकायन को, टेबल टेनिस को। भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मॉर्ने मोकल को नियुक्त किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के वह सदस्य जिनके संन्यास की घोषणा जो है जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया, PR श्रीजेश को। किस भारतीय पैरा एथलीट को डोपिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीने के लिए बैन कर दिया है, निलंबित कर दिया? तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी असरद नज़ीम को पाकिस्तान सरकार ने अपने किस दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? हिलाल-ए-इम्तियाज। ठीक है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर पूर्व कोच जिसे जो है इंग्लैंड में कार्डिफ में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा मानद फेलोशिप सम्मानित किया गया, रवि शास्त्री को। याद रखना खेल से एक या दो सवाल जरूर आते हैं स्पोर्ट्स पे, UPPCS में खासकर। ठीक है, BPSC भी पूछ सकता है, ऐसे में याद रखना जरूरी है। थोड़ी सी 2 पेज की है, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इतना नहीं पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल रिस्क लेंगे। सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद की 41वीं आम सभा में जापान के आईची नगोया में 2026 में प्रस्तावित एशियाई खेलों में किस भारतीय खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया? योगासन को। याद रखना, योगासन को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। ठीक है। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा को।
किस देश को पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी प्राप्त हुई है? सऊदी अरब को। अगस्त 2024 में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? डेरियस वीयर समोआ के हैं, डेरियस वीसर। पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे चुना गया है? सत्यप्रकाश सांगवान को। आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं जैसा है, जो हमारे सचिव बीसीसीआई के। वह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने अपना मेंटर नियुक्त किया, जाहिर खान को। 30 अगस्त को पेरिस और पैरा ओलंपिक खेलों में किस पैरा शूटर ने महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? अवनी लेखरा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड खिलाड़ियों के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी निशानेबाज मनु भाकर कहां पर बने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। ठीक है, तो मनु भाकर के नाम पे बना है ये, तो ग्वालियर में बना है। वह तेज गेंदबाज जिसे अगस्त 2024 में केन्याई क्रिकेट टीम का चीफ कोच नियुक्त किया गया, डोडा गणेश को। ठीक है, डोडा गणेश को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा पेरिस ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो इमैनुअल मैक्रों को, राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के एग्जाम्स के लिए। फिक्की यंग लीडर अवार्ड के पहले संस्करण में किस ओलंपिक पदक विजेता को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, 11 से 20 नवंबर तक होने वाले हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो याद रखना है बिहार के राजगीर को। ठीक है, जर्मनी के हनोवर में 29 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाली विश्व बहिर जो है शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय बहिर निशानेबाज ने 3 जो है स्वर्ण पदक जीते? तो धनुष श्रीकांत ने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को हाल ही में किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपना चीफ कोच नियुक्त किया? राजस्थान रॉयल्स ने नियुक्त किया। अगस्त 2024 में किस खिलाड़ियों को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सानिया मिर्जा, एमसी मैरी कॉम और विजय सिंह को। ठीक है, बारबाडोस में 9वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित करके जीता? तो अफ्रीका को। ठीक है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा आकुला बनी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिएट्रेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। 3 स्टार ग्रांप्री प्रतिस्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? श्रुति वोरा बनी है। हॉकी मेंस FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन देश को मिली है? किस देश को 2025 में? तो भारत को मिली है। ठीक है, भारत को FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे ICC प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 का? तो विराट कोहली। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला वाल्ट प्रतिस्पर्धा में याद रखना है कि 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट कौन बनी है? दीपा कर्माकर बनी है। चेन्नई में 26 मई 2024 को IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराने वाली किस टीम ने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। मई 2024 में कौन सा भारत का 50वां ग्रैंड मास्टर भी बना है? पी श्याम निखिल बने हैं 85वां। ठीक है, शतरंज ग्रैंड मास्टर। 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच में T20 वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में 74th फीफा कांग्रेस में किस दक्षिण अमेरिकी देश को जो है 10वें फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई? ब्राज़ील को। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसको चुना है? अरामको को चुना है। सऊदी अरब की ये तेल कंपनी है। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें जो है अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, टाइगर वुड्स हैं। 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीजिंग में किया जाएगा। 2024 अप्रैल में कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नरसिंह सिंह यादव को चुना गया है। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? PV सिंधु को।
वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। इसके जॉइंट जो ब्रांड वैल्यू इसमें 28% की वृद्धि हुई है, तो आईपीएल की, ठीक है, आईपीएल की वृद्धि हुई है। दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब भारत को हराकर फाइनल में जीतने वाला किस देश ने जीता? तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है। अच्छा, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभांकर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शुभांकर याद रखना। तो याद रखना ये तो था अंडर 19 है क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, वो तो पिछले वाला तो था ही। अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जो है भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। छठे जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर कौन था? वीरा मंगाई वेलुनाचियार। किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की? टाटा समूह ने प्राप्त की। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर मिला है? तो नोवाक जोकोविक को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में किस मीडिया संगठन को FIH आयोजन के कवरेज के लिए 4 वर्ष का अधिकार मिला? वाइकॉम 18 को मिला, ठीक है, रिलायंस समूह का शायद है कंपनी, हाँ रिलायंस समूह का ये। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में होगा, उसका शुभांकन का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? बिन और नीनी 2 साइबेरियाई बाघ शावक हैं, ठीक है। हेई लोंगजियांग। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3-4 बार पूछा गया। अगर आप 1991 से 2023 को देखोगे तो रवि शास्त्री को मिला है 2024 में, बहुत ही प्रतिष्ठित है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार जो है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने वन लाइनर कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ था नहीं समझाने वाला, जो कि मैं आपको बताऊँ, सब कुछ पढ़ना ही था और इसको मैंने करा दिया है। अब घटना सार की जो मैगजीन आई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि घटना चक्र की आई दृष्टि मैंने कंप्लीट कराई थी। उसके अलावा घटना सार की मैगजीन में जो रिपीटेड थीम्स नहीं थी, जो अलग चीज़ें थी, वो मैंने आपको इन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करा दी है। ये आपकी आखिरी क्लास है। और हाँ, आज जो है आपको बिहार के यूपीएससी एग्जाम्स जो दे रहे हैं, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर साल भर का, पिछले साल सितंबर से लेकर के इस साल के अक्टूबर तक के करंट अफेयर का कंपाइलेशन विथ हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। आज शाम को बिल्कुल सरप्राइज है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। पहले चैनल पर अपडेट आएगी, कैसे करना है, क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, तो उसके बाद जो है आपको सब कुछ उसमें बताया जाएगा, ठीक है। हो सकता है तो मैं क्लासेस ही लेकर आ जाऊँ, या फिर देखते हैं कैसे क्या होता है, शाम को अपडेट मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद।